Interval limitation of Bohr's model. Limitation of Bohr's model. तो पहला लिमिटेशन हम लोग लिखेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ बोह्रस मॉडल का है कि ये हाइड्रोजन के हाइड्रोजन अच्छा हम जैसे हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाएगा, ये G+ में, ये Li++ में, बेरिलियम ट्रिपल+ में। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। तो लिमिटेशन ऑफ बोह्रस मॉडल पहला applicable for hydrogen or hydrogen-like species. Hydrogen or hydrogen-like species. मतलब ये P+ Be ट्रिपल+ ये Li++ इन सब के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना does not explain G-man effect G-man effect and Stark effect. स्टार इफेक्ट क्या होता है, ये जहाँ पे इस स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ाएंगे आपको। स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट कर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, क्या करेंगे जी-मैन इफेक्ट। ऐसे याद रखना, देखो मैग्नेटिक मैन ऐसे याद रखना, मैग्नेटिक मतलब मैन और स्टार दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर बेटा splitting of spectral line in electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनका टूटना, इलेक्ट्रिक फील्ड में टूटना क्या करेगा, स्टार इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड में टूटना क्या करेगा, क्या करेगा, जी-मैन इफेक्ट, जी-मैन इफेक्ट। आगे बताओ, क्या ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग पढ़ाना आगे
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंदी में अनिश्चितता बोलते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड de Broglie concept। It does not explain Heisenberg uncertainty principle and de Broglie concept। तो de Broglie concept और Heisenberg uncertainty principle को explain नहीं करता। de Broglie concept और uncertainty principle को explain नहीं करता। ठीक है? अच्छा, एक और चीज बता दें। एक ड्रॉबैक इसकी ये है कि इन्होंने ये बताया था, ध्यान दो, कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और अगर किसी ऐसे पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम n/2 है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। मतलब इनकी एनर्जी फिक्स होती है, और आपको लिखा है एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। या अच्छा, एनर्जी फिक्स होती है मतलब एनर्जी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी स्टेट कहते हैं। लेकिन ये पॉइंट उनका सही नहीं था, ये पॉइंट उनका सही नहीं था। मतलब एक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सबका एनर्जी समान नहीं होगा। आप इसको एक बढ़िया एग्जांपल समझते, मान लो आप क्लास 12 पास करके आए हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, अब सारे बच्चे क्लास 12 लेवल को क्रॉस कर रहे हो, सभी ने एक ही लेवल क्रॉस किया ना, इसका तो अब आप अगले लेवल पे आ रहे हो और सभी एक लेवल पे हो, तो सबका नॉलेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या सबका लेवल नॉलेज समान है? नहीं, सबका नॉलेज तो समान नहीं, किसी का नॉलेज कम होगा, किसी का नॉलेज ज्यादा होगा, किसी का और ज्यादा होगा। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन उन्होंने नहीं किया था, इस तरह से उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं किया था। मतलब कहने का मतलब सेल के बारे में बताया था, लेकिन सब सेल, तो सेल में सब सेल के बारे में उन्होंने आइडिया नहीं दिया था। उनके अकॉर्डिंग एक ही लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, according to Bose, according to Bose, energy of electron present at same level have same energy, there is same, but this is not so। ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, but this is not so। not so। तो इनके अनुसार कि एक ही लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या होगी भैया, सेम होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, एक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी डिफर कर सकती है, करती ही है। और ये जो लाइन है, इस बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के बेस पर सेल में सबसेल की चर्चा करते हैं। जैसे क्लास है, सबका नॉलेज समान नहीं है, अगर समान होगा तो एक ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप हो गया। लेकिन अब इसी में अगर टेस्ट ले लिया जाए तो कोई एक लेवल होगा, कोई दूसरे लेवल होगा, कोई तीसरे लेवल होगा, तो इसी का मतलब ये हो गया, इसी क्लास का आप क्या कर दिया गया, इसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो जैसे सेल का सब ग्रुप मतलब सब सेल, तो यहाँ ये लाइन जो है इंडिकेट करती है सब सेल के बारे में। तो हम लोग बोस मॉडल का लिमिटेशन देख रहे थे, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फर्स्ट लाइन। बोस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, मतलब ऐसे स्पेसीज में जिसमें हाइड्रोजन लाइक का मतलब बेटा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। कोई डाउट नहीं? चलो आगे लोग बात करते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन की बात अगर हम लोग करें
तो इसका एप्लीकेशन क्या देख लिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। यहां पर क्वेश्चन खुद पूछते हैं। इस पे जो एप्लीकेशन पढ़ाने चल रहे हैं, यहां से कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन को पूछते हैं। पहला, इन डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी, इन डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी के लिए फार्मूला हो जाएगा भैया, ये डेरिवेट करके बताया था लेकिन हम डेरिवेट नहीं कर रहे हैं। -2 स्क्वायर m e पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें आपको रखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इसलिए लिखिए कि कई बार फार्मूला पूछ लेगा, फार्मूला ही बताओ, तो ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आप जानो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाया जा चुका है। k क्या है, कांस्टेंट है। z क्या है, एटॉमिक नंबर है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कुछ होता है, ये हो गया, E हो गया, K हो गया, Z हो गया। L सेल नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हो। H क्या बेटा, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। तो आगे आप देखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, इसको आंसर कर देगा, पूरा आंसर करेंगे सब। नहीं पढ़ो, ऊपर तो क्या कर यहाँ पर जाना है। सब्स्टिट्यूटिंग लिख लेगा बैठ हुआ एम ई और क्या एम ई एन सॉरी एच एंड एच in above equation, तो यहाँ पर ई एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भैया 13.6, यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन भैया ई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन क्या बेटा ई एन स्क्वायर। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इतना क्या होगा, जो यूनिट इसको सॉल्व करने पर जो यूनिट आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी याद रखिएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। अब इससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी -21.8 पूरे 10 की घात ऋण 19, यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, ये इतना
जूल, ये पर एटम होगा, इतना जूल पर एटम। और ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर अगर पर मोल लिखना है तो एक मोल में जो वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर एनर्जी इक्वल टू माइनस 13-12, ऐसे आप लिखेगा 13-12। यहां पर क्या बेटा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये कैसे आया, ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, तो इसको ध्यान दो कैसे आप कर रहे हो। एक मोल, तो एक मोल में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं, En इक्वल टू क्या लिखे रहे होंगे 21.8 × 10⁻19। अच्छा, ये जूल में है, जूल में किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलो जूल हो गया। और मोल में कन्वर्ट करना है तो 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किलो जूल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एन स्क्वायर था और यहाँ पर क्या था जेड स्क्वायर। ये सॉल्व करने पर हमें ये चीज मिल जाएगी। तो ये चीज हमने इतना कैलकुलेट करके नहीं बस डायरेक्ट लिख दिया था। तो आप ये वैल्यू याद रखिएगा, आप ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा और ये तीसरी भी याद रखिएगा। तो अगर आप एक याद रख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपको याद रखना ही है। ये फिजिक्स में भी काम देगी और केमिस्ट्री में भी काम देगी। बिना ये याद किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये जो एनर्जी है इसके पहले में माइनस साइन का यूज क्यों किया है, एनर्जी के पहले माइनस साइन क्यों लिखा गया है। फार्मूला लिख चुके हो, इसको आगे प्रोसीड करें, फिर आगे चर्चा करें। इसको रिमूव करें, बात है ना। चलो, अब यहाँ पर ध्यान दो, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट करता है अट्रैक्शन। नेगेटिव इंडिकेट क्या करता है, अट्रैक्शन। ध्यान देना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव क्या है न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन है तो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो अट्रैक्शन पाया जाएगा, तो अट्रैक्शन को हमेशा हम लोग माइनस से दिखाएंगे। कहीं पर रिपल्सन होगा प्लस से दिखाएंगे। रिपल्सन को प्लस से क्यों दिखाएंगे, रिपल्सन होता है तो एनर्जी बढ़ती है। रिपल्सन होता है क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है। आप लोग बैठे हो, ये दो बैठे भाग को मान लो पुश करें, रिपेल करें, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो गुस्सा आ जाएगा तो आपकी एनर्जी बढ़ गई। अगर किसी को देखे बहुत गुस्से में हो तो उसका पैर काम नहीं लगता है, कभी आप जब किए नहीं। तो यही कारण है कि जब बहुत गुस्से में है तो आप लोग बायो के बच्चे हैं, क्यों ऐसा होता है, एनर्जी क्यों बढ़ जाती है गुस्से में होने, क्यों हाँ क्यों होता है सर। हम तो भाई बायो बहुत दिन पहले कभी पढ़े गए होंगे, कुछ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ जाता होगा, ग्लूकोज ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता होगा, एनर्जी ज़्यादा जगह होगी, ऐसे कुछ होता होगा। ठीक है, खैर, तो जहाँ पर भी पर्सन होगा वहाँ एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ने के लिए हम किससे दिखाएंगे, अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी हट जाएगी। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर साइन माइनस दिखाई गई है। तो अगर आपसे कहा तो नोट करके क्या लिख देगा, नेगेटिव साइन बिफोर एनर्जी लिख लीजिएगा, नेगेटिव साइन बिफोर एनर्जी
indicate attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. अब करेक्ट प्लस हो मोमेंट कंप्लीट लेके जाओ क्लास से बाहर जाओ जब लगेगा पढ़ने का मन है तो बैठना आइंदा बैठना नहीं क्लास में तो तुम्हारा सारा कार्य ऊपर है सारा कार्य ऊपर ना तुम घर पे काम किया जाए तुम्हारे घर पे कम पेजेस देख रहे हो नहीं पिछले लेक्चर में ले लो हां उस दिन नहीं देखे तुम्हारे उस दिन ले अभी तो कुछ मैंने कोई अभी ठीक है क्लास बात उस बात जाओ क्लास बात ऐसे बच्चों को जरूरत है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बिफोर एनर्जी indicate attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. ये है। अब इसके नीचे वाली जो चीजें बात करने चल रहे हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर देना ना या आगे रीडिंग कर रहे हैं इसमें यहाँ पर ध्यान देना। अब अगर हम बात करें ये जैसे यहाँ पर समझिए ये जो आप एक लाइन देख रहे हो ये लाइन नहीं है ये सेल है। यहाँ पर भी गोल गोल बना रहे थे सर्कुलर, यहाँ पर सर्कुलर बना के स्ट्रेट में बना रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अगर आपसे एनर्जी पूछा जाए कि यहाँ एनर्जी क्या है यहाँ पर E1 लिख रहे हैं -13.6। अच्छा बात ये बोर मॉडल का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बोर मॉडल किसके लिए था हाइड्रोजन के लिए था तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो दिया गया हम बात हाइड्रोजन की कर रहे हैं मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर और ये E1 है मतलब पहले सेल में तो पहले सेल में मतलब ये 1 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये फार्मूला अब आप लोग बीटा आपके खैर फार्मूले में तो है ये बुक में ये फार्मूला है। अब यहाँ पर अगर E2 की बात करें तो E2 तो यहाँ पर E2 आप लोग क्या लिखोगे -13.6 यहाँ पर 8 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -13.6/4 तो कितना आ जाएगा -3.4 हो जाएगा। यहाँ पर E3 -13.6 यहाँ पर 8 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर तो -13.6 यहाँ पर कितना बेटा 9 -1.51। यहाँ पर E4 -13.6 यहाँ पर 8 का स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर -13.6/16 कितना आ जाएगा -0.85। यहाँ पर E इनफाइनाइट कर दे रहे हैं इसको इनफाइनाइट मान ले रहे हैं तो -13.6 यहाँ पर क्या 8 का स्क्वायर बटे इनफाइनाइट का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखो इनफाइनाइट ये 13 है तो इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होता है इनफाइनाइट ही होगा। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर अगर आप इनफाइनाइट लिख रहे हैं तो किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर वैल्यू 0। अच्छा अब देखना बेटा यहाँ पर वैल्यू आपने माइनस में लिखा है और ऊपर जा रहे हो -13.6 -3.4 -1.51
माइनस 0.85, यहाँ पर 0। तो ये वैल्यू माइनस में घट रही है बढ़ रही है? माइनस में घट रही है। माइनस में घट रही मतलब प्लस में क्या है भाई? ये वैल्यू हटा, चिन्ह हटा दो, चिन्ह छोड़ के बोलो। ये वैल्यू ज्यादा है या ऊपर वाली वैल्यू? नीचे ज्यादा है ना, बस इस तरह माइनस में घट रही है मतलब प्लस में क्या होगी? बढ़ रही है। और फाइनली क्या होगी? 0। अभी हमने कहा यहाँ पर एक लाइन जो लिखा था कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को बताता है। और जब आप इनफाइनाइट लेवल पे चले गए तो वैल्यू एनर्जी की क्या हो गई? 0 हो गई। तो 0 हो गई, इसका मतलब अट्रैक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब आप जितने नजदीक आओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास आ रहे हो, वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। इसका नहीं यहाँ कंफ्यूजन है क्या भाई? ये वैल्यू ऐसे तो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है ना। और इसके पहले क्या लगा हुआ? माइनस साइन। तो वेल कनेक्ट नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है भाई। यहाँ पर देखो ये 0.85 है, 1.51 है, 3.4 है, 13.6 है। तो 13.6 ज्यादा है, 3.4 ज्यादा है? चिन्ह के साथ नहीं, 13.6 ज्यादा है और 3.4 कम है। तो इसका मतलब ये कि अच्छा इसके पहले चिन्ह नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव में ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव में ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, न्यूक्लियस के पास आ रहे हो, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू घटेगी, अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? घटेगा। तो एक लाइन में लिखाएंगे कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी घटती है, बढ़ती है। सारी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में घटती मतलब पॉजिटिव में बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पर देखिए बेटा, ये यहाँ पर हम लोग डेल्टा ई लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डेल्टा ई, E2 माइनस E1। तो यहाँ पर E2 कितना है? -3.4 माइनस 13.6। तो यहाँ पर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन। ये डेल्टा ई हो जाएगा। यहाँ पर जाना बेटा, यहाँ पर फिर से डेल्टा ई लिख रहे हैं, E3 माइनस E2। तो E3 कितना है? -1.51 माइनस 3.4। तो माइनस कितना यहाँ पर आ जाएगा? +1.89। ठीक है। यहाँ पर E4 डेल्टा E4 माइनस E3, यहाँ पर -0.85 माइनस 0.1.5। ये कितना आ जाएगा? 15 इधर और क्या हो जाएगा? +0.66। यहाँ पर डेल्टा ई इनफाइनाइट माइनस E1 0 माइनस 13.6। यहाँ पर क्या आ जाएगा? +13.6। कितना आ जाएगा? +13.6। अब अगर आप ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पहला वैल्यू कितना आया है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दूसरा कितना आया है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा कितना आया है? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने से अपना काम चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का अंतर क्या है? घट रहा है बढ़ रहा है? भाई ये वैल्यू ज्यादा है ऊपर वाली ज्यादा है? नीचे वाली ज्यादा, उससे कम। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या है? घटता है। एनर्जी डिफरेंस क्या है? घटता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब इसका एक और मतलब है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे लेवल में। दूसरे में है 1.89 दे दिया जाए तो तीसरे में आ जाएगा। तीसरे में 1.66 दे दिया जाए तो चौथे में आ जाएगा। और पहले में है, पहले में इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाए तो कहां पर पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब? जिसके
बारे में हमें आइडिया नहीं, जानते नहीं। तो अगर एटम में होता तो उसको जानते होते, एटम में होता तो उसको जानते होते। इसका मतलब वो एटम से बाहर चला गया। तो एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बदल जाता है आयन में, और आयन में बदलने के जो एनर्जी देते हैं उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मतलब अगर हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं, जल्दी बहुत जल्दी करिए। जल्दी करो बेटा। चलो भैया आगे लिखिएगा, इसको ऊपर कर रहे हैं थोड़ा सा। I'm moving away from nucleus, away का मतलब दूर, लिखिएगा I'm moving away from nucleus। Energy increases, but energy difference decreases. I'm moving away from nucleus, energy increases, but energy difference decreases. तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी का अंतर क्या है? घटता है। अब तो 3 पॉइंट यहाँ पर एक तो फार्मूला याद रखना ही है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि एनर्जी नेगेटिव क्यों दिखाई गई? अट्रैक्शन से हो रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी का अंतर क्या होगा? घटेगा। और ध्यान रखना बेटा, अगला पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना बेटा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा पॉइंट, ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम या लाइक स्पीशीज, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, प्लस 13.6, यहाँ पर z स्क्वायर ऑफ दैट स्पीशीज। z स्क्वायर ऑफ दैट स्पीशीज। आगे चलते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला आपके नीचे है, लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर He प्लस ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस, यहाँ पर क्या लिखोगे? 13.6 और z स्क्वायर ऑफ दैट स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर क्या करें?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमें लगता है कि 4 से 24 4 से 12 वोल्ट होगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चौवन दशमलव 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो जल्दी करें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी हैं। आगे बढ़ा देंगे आप भैया, चलो इधर आना ना। If ionization energy of He plus is X electron volt, if ionization energy of He plus is X electron volt, find ionization energy of Li double plus। ध्यान देना, दो इक्वेशन बनेंगे, दो का नाम दिया गया ना, तो दो का नाम दिया गया तो दो इक्वेशन बनेंगे। तो ध्यान देना क्या, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस 13.6, यहाँ पर Z स्क्वायर ऑफ He प्लस, सही, हाँ ठीक है। और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर Li डबल प्लस बराबर क्या मिलेगा 13.6, यहाँ पर क्या Z स्क्वायर Li डबल प्लस। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया 2, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन 1/2, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी He प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी होगा Li डबल प्लस, यहाँ पर Z स्क्वायर ऑफ He प्लस और Z स्क्वायर ऑफ होगा Li डबल प्लस। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कितना लिखा गया है X, यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li डबल प्लस, ये यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा X अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी Li डबल प्लस, यहाँ पर 4/9, तो आयोनाइजेशन एनर्जी Li डबल प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x अपॉन 4, 9x अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये। तो इसका मतलब हमें एक फार्मूला बनाना है, अगर एक देके दूसरा पूछ रहा है तो यहाँ पर हमें क्या लिख सकते हैं नोट करके IE1 अपॉन IE2, यहाँ पर इक्वल टू बेटा Z स्क्वायर 1 अपॉन Z स्क्वायर 2, ये नोट करके एक फार्मूला हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा जरूरत नहीं कहा ऐसे एनर्जी पूछे आपसे, एनर्जी केवल एनर्जी पूछे कि मान लो हीलियम के दूसरे सेल में एनर्जी इतना है, तो लिथियम के तीसरे सेल में बताओ, हीलियम के दूसरे सेल में एनर्जी इतना है तो लिथियम के तीसरे सेल में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला बना लेते हैं, अभी नोट करके लिखे गए हैं, तो एक फार्मूला बना लेते हैं, इसको आगे बढ़ाने का बात लेगा भैया कहाँ गए। तो देखिए क्या यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, सॉरी एनर्जी के फार्मूला क्या लिख रहे हो, EF लिख रहे हो ना -13.6, यहाँ पर क्या Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर ये लिख रहे हो। अब यहाँ पर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं। ठीक है, देखो ऐसे फार्मूला बना करो, यहाँ ये हटा देते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 1 है। इसी तरह से E2 लिख रहे हैं,
14.6 यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर 2 अपॉन क्या हो जाएगा n 2 स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या हो जाएगी ये n2 ऊपर आ जाएगा n1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर E1 अपॉन E2 यहाँ पर माइनस चिन्ह रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा Z1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, यहाँ पर बोलो Z2 स्क्वायर N1 स्क्वायर। देख लेना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, Z1 ऊपर है ऊपर रहेगा, N2 नीचे है ऊपर पहुंचेगा। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से कितने लोगों ने ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट किया गया समझ में नहीं आया, इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट किया गया नहीं आया समझ में। ऐसे समझ लो, ऐसे इस तरह के फार्मूले को जहां पर मतलब रेशियो में है और दूसरा में रेशियो फिर उसका रेशियो मतलब डिवाइड किया गया है, दूसरा इक्वेशन डिवाइड किया गया और एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझो, बहुत आसान है, a अपॉन b है और यहाँ पर C अपॉन d है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। अब अगर कहा जाए कि 1/2 कर रहे हैं, 1 क्या कर रहे हैं 2, तो यहाँ पर ध्यान दो ये a मतलब ये पहला ये दूसरा ऐसे करो तीसरा और ये चौथा, तो पहला और चौथा एक साथ आ जाएगा, मतलब a और b एक साथ आ जाएंगे और b और c मतलब दूसरा ये देखो पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है ये क्या है चौथा, तो पहला और चौथा एक साथ आ जाएगा और दूसरा और तीसरा एक साथ है। वही काम यहाँ पर किया गया, ध्यान दो ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ये n1 देखो Z2 के साथ है कि n1 किसके साथ है ये देखो Z2 के साथ है और Z1 किसके साथ है, तो ये पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है और ये चौथा। इस तरह से अब की बार अगर आपको ध्यान में अब की बार नीट का क्वेश्चन है बोल रहे हैं इसको हटा दे। अब की बार जो नीट का क्वेश्चन है इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in second cell of helium is x electron volt minus x electron volt. Find energy of electron in third cell of Li double plus। क्वेश्चन याद आया? अब की बात है नहीं करनी है तो बस। और अब आप अगर ये फार्मूला याद है तो हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई दम है, तो क्या करेंगे भैया E1 फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पर E2 यहाँ पर Z1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया Z2 स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर। यहाँ पर पहला कितना लिखा हो -x, यहाँ पर E2 पता करना है, यहाँ पर Z1 हीलियम 2 का स्क्वायर और ध्यान दो लिथियम का एक दूसरा क्या लिथियम है ना, पहला हीलियम दूसरा लिथियम और लिथियम के किस सेल में थर्ड सेल में, तो यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर और यहाँ पर Z2 लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3 का स्क्वायर और Z1 यहाँ पर N1 क्या है हीलियम है, हीलियम की दूसरी सेल है। तो बस कुछ बचा E2 बराबर कितना -x इलेक्ट्रॉन यही आंसर आया था, यही आंसर आया
यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पर ध्यान देगा r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर m के z, यहाँ पर m के z e स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी थोड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है? स्मॉल एम मास, ठीक है? तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये आर। अब यहाँ पर आर की अगर वैल्यू कर दिया जाए, सारी चीज की वैल्यू, यहाँ पर आएगा 0.529, यहाँ पर n स्क्वायर है ना अपॉन z, ये इतना एंगल काम हो जाएगा। अभी जो चीजें बताई गई, m का मतलब मास ऑफ के कांस्टेंट है, फिर एटॉमिक नंबर है, ये सब जान रहे हो, तो सारी वैल्यू में करता ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये फार्मूला इसलिए बता दिया है, फार्मूला इसलिए बता दिया गया कि मान लो अगर आपसे फार्मूला पूछ रहे हैं तो फार्मूला बता देंगे, डेरिवेट करके बताने का टाइम नहीं है, अपना डेरिवेशन से मतलब है। तो बस आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड, पहला क्वेश्चन है रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट second and third orbit of hydrogen atom. First, second and third orbit of hydrogen atom. First, second and third orbit of hydrogen atom. यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर R1, यहाँ पर कितना 0.529, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या करें भैया, n 1 स्क्वायर और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर z, एक तो कितना 0.529, R2 कितना रहेगा 0.529, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1, तो 0.529 इनटू कितना 4, R3 कितना रहेगा 0.529, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 1, 0.529, यहाँ पर कितना रहता 9। अब अगर इसको सभी को यहाँ पर R1 रेशियो R1 में रेशियो R3 लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे तुम बदल और सबको 0.29 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 4, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ गया 1 रेशियो 4 रेशियो कितना 9। और यहाँ पर भी ध्यान देना बेटा, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर भी अगर दो डिफरेंट आइटम ले लिया जाए तो फिर हम कैसे बनाएंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू तो कैसे हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी नहीं। तो यहाँ पर देख लो, ऊपर कर दे थोड़ा सा, आएगा ये निकाल लिए हो, निकाल लिया ना भाई, ये कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से, ये वैल्यू आ गई। अब जैसे यहाँ पर R1 लिख रहे थे, R1 R2 R3 लिख रहे थे, ऐसे तो लिख रहे थे, R1 की वैल्यू कितना थी 0.529, R2 की वैल्यू 0.529 into 4, R3 की वैल्यू 0.529 into 9। अब 0.529
ये बताया ये हो गया। यहाँ पर नोट करके बता देखें, नोट करके देखा जाए फॉर 2 एटम, फॉर 2 एटम बोलो ऐसे दो इक्वेशन बना के डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं R1 अपॉन क्या हो जाएगा R2, कौन निकालेगा ऊपर क्या निकल जाएगा, ये N1 का ऊपर रहेगा ना, N1 स्क्वायर इनटू Z2, यहाँ पर नीचे N2 स्क्वायर Z1। ये समझाना पड़ेगा या डायरेक्ट लिख लेंगे, इसीलिए ना 0.529 यहाँ पर क्या है N1 स्क्वायर, यहाँ पर Z1, R2 0.529 यहाँ पर N2 स्क्वायर, यहाँ पर कितना है Z2। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये N1 है, N1 के साथ Z2, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा, तो N1 के साथ क्या रहेगा Z2, और ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो Z1 के साथ क्या रहेगा N2। वही तो लिखे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट of He plus, third orbit of He plus, भैया तो बता देंगे क्या बताओ R1 क्या लिखे हैं, RH का तो यहाँ पर He plus, यहाँ पर क्या करोगे Z1 N1, तो N किसको कर रहे हो, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट लेना है और लिथियम का हीलियम का थर्ड ऑर्बिट, तो N1 क्या लिखे बताओ 2 का स्क्वायर और N2 क्या कहेगा 3 का स्क्वायर, Z2 कौन है हीलियम, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है Z2 है 2, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा RH अपॉन RHE प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर क्या करोगे RH रेशियो RHE प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 रेशियो 9। भाई ये ऊपर है जिसका क्या हो गया, ये नीचे है तो ये हो गया, बन जाएगा ना। तीसरा आ जाएगा वेलोसिटी, आप लोगों को ग्रुप करना है कि बना उसका हम लोग में जो है मेरे बोले थे लोड़ने के लिए पता नहीं क्यों नहीं लोड़ रहे आप बोलते हैं ग्रुप बनाओगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भेजते हैं आपके ग्रुप में, जैसे यहाँ उतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन टाइप आप क्वेश्चन करा जा सकते हैं, टाइप नहीं छूटेगा, जितने टाइप के बनते हैं सब कराएंगे, लेकिन मान लो 1 घंटा
पिछली बार ऐसा करते थे वो। यहाँ पर क्या देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की हो जाएगा v इक्वल टू 2k पाई ZP स्क्वायर अपॉन NH। तो यहाँ पर कांस्टेंट अगर सारी वैल्यू रखेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगी 2.188 into 10 power 6 Z upon N। या कई बार ऐसे लिखते हैं V नॉट Z upon N, ये मीटर पर सेकेंड होगा, ये मीटर क्या होगा पर सेकेंड होगा। अब ये V नॉट की वैल्यू क्या होगा 2.188 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट मतलब वैल्यू है। अब वही क्वेश्चन जो आपने अभी किया फाइंड, अच्छा मान लो दो आइटम है तो दो इक्वेशन लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के लिए डाटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको Z1 कह दें और इसको क्या कह दें N1। तो फार टू आइटम बोलो भैया कौन करेगा फॉर्मूला V1 अपॉन V2। अब क्या करें Z1 ऊपर रहेगा नीचे Z1 into N नीचे है ना तो N2 आ जाएगा। और यहाँ पे भैया Z2 into ये साथ हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा आपको। Find ratio of velocities in second and third orbit of hydrogen। अच्छा ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना। एक और चीज दिमाग में थोड़ा सा स्लिप कर रहा था, स्लिप का ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर हाइड्रोजन ही है सिंगल आइटम है तो अब अगर यही फार्मूला हाइड्रोजन पे अप्लाई कर दो तो Z1 Z2 दोनों सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 N2 अपॉन N1। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं V1 अपॉन V2 और क्या लिखा N2 अपॉन N1 फॉर सिमिलर आइटम। अगर आइटम आपका सेम है तो V1 मालूम है V2 मालूम है, सेकंड एंड थर्ड आपको बोला गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का मान कितना रहेगा 2। तो यहाँ पर V1 रेशियो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 रेशियो 2। 3 रेशियो 2 हो जाएगा। Find the ratio of velocities of electron
in second orbit of Ag plus and third orbit of Li double plus. तो बताओ बेटा V1 अपॉन V2 फार्मूला क्या कहते हैं? जनरल ऊपर था, तो जनरल ऊपर है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जनरल है, इसके साथ क्या हो जाएगा? N2 और Z2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N1, V1 और V2 फाइंड करना है। तो जनरल क्या है? हीलियम 2 और इसका लिथियम का क्या है? थर्ड ऑर्बिट। Z2 क्या है? 3 और N1 क्या है? सेकंड ऑर्बिट। तो फिर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना? तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/1। तो V1 रेशियो V2 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 1। मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। एक फार्मूला लिखिएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए, नोट करके। आप लोग तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक गोला है, उस पे दौड़ना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को आप एक पार्टिकुलर टाइम में आप कितना चक्कर लगा सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा? पहले तो आपको वेलोसिटी मालूम हो और कितना बड़ा गोला उसका रेडियस है ना, तो बस वही रहेगा वेलोसिटी अपॉन क्या, मतलब उसका जो डायमीटर है, तो 2πr क्या हो जाएगा? r, ये काम हो जाएगा। और r की वैल्यू अभी आपने क्या लिखा था? r की वैल्यू रेडियस, तो कई बार यहाँ पर रेडियस की वैल्यू रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या? अपॉन 2π और r के लिए 0.529, यहाँ पर क्या करेगा? n स्क्वायर अपॉन z, ये कितना? तो इस फार्मूले से आप लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेंगे। ये वेलोसिटी है। अब एक क्वेश्चन आप लोग देखो, होमवर्क है। Calculate velocity of electron in third orbit of hydrogen also calculate number of revolution per second. Also calculate number of per second of electron around the nucleus. निकाल लेंगे भैया? पहले आप वेलोसिटी अलग से निकाल लीजिएगा। वेलोसिटी निकालना बता दिया ना, वेलोसिटी निकालने का फिर रिवोल्यूशन निकालना। अच्छा, एक क्वेश्चन और होमवर्क में करो। अच्छा, टाइम अगर पूछ रहे हैं, टाइम कितना टाइम लगेगा, तो उसी को उलट दो, उसी क्या कर दो, उलट दो।
evolution, how much time an electron will take for one complete revolution. In third orbit, यहाँ पर टाइम हो जाएगा बेटा उल्टा उसका, यहाँ पर 2πr/4 वेलोसिटी। थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+, ये दो क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा तो लिखते हैं पर बताएंगे। तो आज की बात